और ये बात भारत लंबे वक्त से कह रहा है, ये बात दुनिया लंबे वक्त से कह रही है। पाकिस्तान को नसीहत दी जाती है कि अगर आप अपनी आस्तीन में सांप पालेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये सोचकर कि वो सांप सिर्फ और सिर्फ आप जिसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं उसी को डसेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप अपने आंगन में सांपों को पाले पोसेंगे तो वो आपको भी डसेंगे, और यही इस वक्त पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अच्छा शिवांक, आपने यहां पर जो मोडस ऑपरेंडी बताई है ना, मुझे लगता है उसके बारे में जरा दर्शकों को हमें और विस्तार से जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि इस बार हुआ यह है कि सिर्फ और सिर्फ वो फिदायीन हमला ही नहीं हुआ, बल्कि फिदायीन आते हैं और जो फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर है उसके सामने आकर खुद को उड़ाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके कुछ और साथी जो वहीं पर घात लगाकर बैठे होते हैं, और जैसे ही ये धमाका होने के बाद फ्रंटियर कोर के जवान बाहर मुख्यालय के मेन गेट की ओर दौड़ते हैं जिसके नजदीक वो फिदायीन हमला हुआ है, फिर वहां मौजूद फिदायीन उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। मतलब इस बार नई रणनीति के साथ योजनाबद्ध तरीके से ये बड़ा आतंकवादी हमला जिसका दंश पाकिस्तान इस बार झेल रहा है। शिवान जी बिल्कुल रुबानी जी, देखिए पाकिस्तान ने अपने देश में, हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से उसामा बिन लादेन को अपने देश के अंदर रखा था एबटाबाद में। ये जो मोडस ऑपरेंडी है, ये जो पैटर्न है, ये अलकायदा का था, जिसके तहत बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर मतलब बहलाया जाता था। फिर जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कंट्रोल आ गया तो उन्हीं अलकायदा के आतंकियों ने, जो पहले कभी अफगानिस्तान के अंदर हमला करते थे, उन्होंने यही पैटर्न तहरीक तालिबान को सिखाया, टीटीपी को सिखाया। अब वही पैटर्न जो बेसिकली पाकिस्तान ने दूसरे देशों के लिए, जो अपने देश में आतंकियों को पनाह दी थी और पैटर्न सिखवाया था, वही पैटर्न अब पाकिस्तान के ही खिलाफ फॉलो हो रहा है। यही देखिए एफसी कॉप्स में आज 8 बजे के आसपास अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज है तो जी इसमें कि जब बन्नू में जब अटैक हुआ था तो वहां पर गाड़ी एक पूरी थी विस्फोटक से लदी हुई, जिसे गेट के अंदर इम्पैक्ट से बिल्कुल उड़ा दिया गया था। यही सेम बेसिकली पैटर्न है वो, लेकिन यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा इस बार बदला। इस बार बेसिकली जो फिदायीन हमला हुआ थे वो बेसिकली गाड़ी से नहीं गए, वो अपना कहते पहले गए और फिर उसके बाद खुद को ह्यूमन बम की तरह उन्होंने उड़ाया, और जिससे जो पूरा गेट था वो तहस नहस हो गया। जैसे ही फोर्सेस बाहर गई ऑपरेशन करने तो उनके जो अन्य साथी थे, 6 से 7 साथी और थे, उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ गोलीबारी उनके ऊपर पीछे कवर लेकर करने लगे। तो देखिए यही अभी अच्छा दूसरा कहता पेशावर की भी अगर हम लोग बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है, वो बड़ा शहर है। पेशावर में इस तरह के जो हमले हैं उनको वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। ज्यादातर हमले जो अफगान बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर होते हैं, सीमा तक पे। लेकिन इस तरह से पेशावर में भी हमला हुआ तो ये पाकिस्तान की भी बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर भी है पाकिस्तान का, कि किस तरह से आतंकी उसके पेशावर जैसे शहर के अंदर पहुंच जाते हैं और उसके बाद इस तरह के हमले को अंजाम देते हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से हम लोग लगातार पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि वो अपने वहां ही आतंकियों को पनाह दे रहा है। इससे पहले जो इनके खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी ये बाकायदा आज के 3 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया था, जब वो खुद सिटिंग सीएम थे, कि पाकिस्तान में किस तरह से जब उनकी पुलिस आतंकियों को पकड़ती है तो सेना के अधिकारी, आईएसआई के अधिकारी पुलिस थाने में जाकर उन आतंकियों को छोड़ने की सिफारिश करने लगते कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, हमें इनका दूसरी जगह इस्तेमाल करना है। तो पाकिस्तान में जिस तरह से, वही हम लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद को जिस तरह से उन्होंने दूसरे देशों के खिलाफ पाला है, पोसा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, तो उसका ही ये सारा इम्पैक्ट है जो लगातार पाकिस्तान के अंदर हम लोग बीते कई वर्षों से देख रहे हैं। और पिछले 2-3 साल से जब से तालिबान ने टेक ओवर करा अफगानिस्तान में, तो उन आतंकियों को लड़ने के लिए कोई कारण तो रहा नहीं अफगानिस्तान में। तो वही सारे आतंकी अफगानिस्तान से पाकिस्तान आकर इस तरह का जो भी उन्होंने आतंकी की सीख पाकिस्तान से, आईएसआई से सीखी थी, उसे अब यहीं पर ही पाकिस्तान के अंदर ही अंजाम देने लगे। वही बात जो आपने पहले कही थी ना कि साहब ये सांप हैं, ये नाग हैं, पाकिस्तान ने अपने आंगन में पाले थे और अब ये पाकिस्तान को ही डसने का काम कर रहे हैं। इससे पहले क्वेटा में ऐसा ही हुआ था, और क्वेटा के अंदर भी ये जो अर्धसैनिक बल का हेडक्वार्टर है इसको निशाना बनाया गया था, और इस बार पेशावर में कैसे ये हेडक्वार्टर फ्रंटियर कोर का इसको निशाना बनाया गया है। आवाज सुन रहे हैं आप, यही वो धमाकों की आवाज है, गोलीबारी की आवाज है। दिखाते हैं आपको एक बार फिर।
धमाके की आवाजें आप सुन रहे हैं। दरअसल जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी शिवांग भी बता रहे हैं, सुबह करीब 8 बजे के आसपास का समय था और उस समय बड़ी सुनियोजित तरीके से इस बार आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। पहले एक फिदायीन हमलावर जाता है और जो फ्रंटियर कोर का मुख्यालय है पेशावर में, उसके गेट के पास जाकर खुद को उड़ा देता है। इसके बाद फिर दूसरा फिदायीन हमलावर बताया जा रहा है कि वो और अंदर तक घुसता है और वहां जाकर खुद को उड़ाता है। तो आप इससे जरा समझिए किस तरीके का नुकसान फ्रंटियर कोर को पहुंचा है। ये वो जख्मी हैं, घायल हैं, जिनको फौरन एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभी तो बिल्कुल ये खबर शुरुआती है, ऐसे में कितना जान का नुकसान हुआ है इसको लेकर डिटेल्स का अभी इंतजार है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके बाद ये सिर्फ फिदायीन हमले तक ही मामला सीमित नहीं रहता, बल्कि वहां पर जो आतंकवादी है वो मौजूद है और ताबड़तोड़ गोलियां, इनकाउंटर अभी भी चल रहा है, मुठभेड़ अभी भी जारी है। एक तरफ फ्रंटियर कोर के जवान हैं और दूसरी तरफ ये आतंकवादी हैं। ये जो रह रहकर गोलीबारी की आवाज आपको आ रही है, दरअसल ये इनकाउंटर है जो अभी भी चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार जो मोडस ऑपरेंडी है वो पहले जो इस तरीके के हमले अंजाम दिए गए उससे और ज्यादा घातक नजर आता है, क्योंकि एक तो एक साथ आकर फिदायीन हमलावर खुद को नहीं उड़ाता, पहले एक फिदायीन हमलावर आता है, फिर दूसरा फिदायीन हमलावर आता है और इसके बाद फिर वहां पर मौजूद आतंकवादी जो घात लगाकर इंतजार कर रहे होते हैं मौके का, और अब उनकी ये मुठभेड़ फ्रंटियर कोर के जवानों के साथ जारी है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिवांग, क्या अपडेट मिल रहा है एनकाउंटर को लेकर? जी बिल्कुल मन्ना जी, देखिए अपडेट अभी यही आया है कि लगातार जो पाकिस्तान के फ्रंटियर कॉर्प्स के जवान हैं और आतंकी हैं, यही दोनों आपस में अभी मुठभेड़ कर रहे हैं। और जो बैकअप यूनिट है यहाँ पर पेशावर DHQ में पाकिस्तानी आर्मी की, वो भी पहुंच चुकी है वहां पे और वो भी अब एनकाउंटर के अंदर साथ दे रही है इनका। लेकिन जिस तरह से हम लोग भी बात करें, सुबह 8 बजे इस तरह का हमला हुआ था, 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आतंकी अभी भी लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। मैं आपको जरा सा रोकूंगी शिवांग, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं राष्ट्रपति भवन, जहां पर देश के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई जा रही है जस्टिस सूर्यकांत को। Alone we can do. तो देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत का ये शपथ ग्रहण समारोह सीधे राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो VVIPs हैं, गणमान्य अतिथि हैं, उनकी मौजूदगी में जस्टिस सूर्यकांत की ये शपथ। जस्टिस BR गवई के रिटायरमेंट के बाद अब ये कार्यभार जस्टिस सूर्यकांत संभालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाएंगी और अब इसी शपथ ग्रहण समारोह की ये औपचारिक शुरुआत। राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो आज के समारोह का शुभारंभ किया जाए। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं
संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूं तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली है जस्टिस सूर्यकांत ने। जस्टिस सूर्यकांत, जिनका यह कार्यकाल करीब 15 महीने का रहेगा, 9 फरवरी 2027 तक देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उच्चतम न्यायालय में अपने पद पर आसीन रहेंगे जस्टिस सूर्यकांत। आपको बता दें, हरियाणा के हिसार से आते हैं जस्टिस सूर्यकांत। हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं उनके पास लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले सर ये तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद, बधाई उन्होंने दी है। तमाम अन्य अति विशिष्ट मेहमान जिसमें मुलाकात करते हुए वो सबसे उपराष्ट्रपति से हाथ मिलाया उन्होंने, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और देखिए कैसे BR गवई जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने गले लगाकर शुभकामनाएं दी हैं जस्टिस सूर्यकांत को। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। निपुण, 15 महीने का यह कार्यकाल रहेगा, ऐसे में जस्टिस सूर्यकांत के सामने आगे चुनौतियां अपने इस कार्यकाल में क्या क्या रहने वाली हैं, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों के बारे में बताऊं। जैसे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस BR गवई, इनमें आपस में बहुत ज्यादा मित्रता है, करीबी संबंध है। 2019 में एक ही दिन दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे, क्योंकि 65 साल की एक आयु सीमा होती है रिटायरमेंट की, और जस्टिस गवई अब रिटायर हो गए हैं। लेकिन दोनों में हमेशा मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है कि एक दूसरे को भाई कह के ही संबोधित किया है। सूर्यकांत भाई या भूषण भाई एक दूसरे को कहते रहे। तो ये तस्वीर ये दिखाती है कि किस तरह से दोनों में आपस में प्रेम है। जहां तक जस्टिस सूर्यकांत का सवाल है, बहुत ही खुले मन के, उदार चित्त के एक जज हैं, और इस समय जो SIR का मामला है वो सुन रहे हैं। देश के सभी राज्यों में जो चल रहा है उसे सुन रहे हैं, और चुनाव आयोग का जो अधिकार है उसको मान्यता भी देते हैं, लेकिन बीच बीच में एक सावधानी का फुट एक डालते रहते हैं ताकि लोगों के साथ गलत न होने सके। तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक तरह से कह सकते हैं कि SIR चल रहा है, और इसकी निगरानी खुद जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं, जो अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। इसके अलावा मुस्लिम समाज में तलाक की जो व्यवस्थाएं अभी भी प्रचलन में है, तलाक हसन, तलाक एहसन, इनको लेकर सुनवाई करेंगे विस्तार से, ऐसा चीफ जस्टिस ने कह दिया है सूर्यकांत ने, और कहा है कि इसे हम एबॉलिश नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, लेकिन सुधार जरूर करेंगे ताकि मुस्लिम महिलाओं को भी उस तरह के अधिकार मिल सकें जैसे देश की बाकी महिलाओं को संविधान देता है, वही अधिकार उन्हें भी दिए जाने चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं, और इनके कोर्ट में मैंने लगातार देखा है, जैसे अगर यही तलाक के मामले की बात करूं तो जो याचिकाकर्ता थी बेनजीर, वो अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं थी, उनको कानून का भी ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कानून की भाषा में इन बातों को कैसे कहेंगे, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने तुरंत कहा, आपको कानून जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी व्यथा बताइए, कानून को देखने के लिए हम यहाँ बैठे हैं और हम आपको न्याय देंगे। तो ये एक रवैया है लगातार जस्टिस सूर्यकांत का। लगता है कि इनका कार्यकाल काफी कुछ लेकर आएगा देश के लोगों के लिए। बिल्कुल, तो वो मानवीय पहलू जो इस कानूनी प्रक्रिया में आ सकता है जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में, कहीं ना कहीं उसी की ओर एक इशारा करते हुए यहाँ पर हमारे सहयोगी निपुण सहगल। ऐसे में निपुण, अगर जस्टिस सूर्यकांत के अब तक की सफर की बात की जाए तो हिसार में जन्मे हैं और हरियाणा के तो शायद यंगेस्ट एडवोकेट जनरल रहे हैं। 38 साल की उम्र में जब उनको अपॉइंट किया गया था इस पद पर, जरा अब तक के उनके इस कानूनी सफर के बारे में भी बताइए दर्शकों को निपुण। बिल्कुल, बहुत सफल एक वकील और जज के रूप में इनका कार्यकाल रहा है। 62 साल की उम्र में साल 2000 में ही हरियाणा के एडवोकेट जनरल बन गए, जो राज्य का सबसे बड़ा पद होता है एक वकील के तौर पर, वो उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद वो हाई कोर्ट के जज बने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, और 2018 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2019 में सुप्रीम कोर्ट आए, और अब 6 साल का कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट में उनका हो चुका है। अगले 15 महीने वो चीफ जस्टिस के पद को सुशोभित करेंगे, और लगातार कई बड़े फैसले लेते रहे हैं, उनमें शामिल रहे हैं, और एक उदारता के साथ एक सख्त रवैया भी इन्होंने दिखाया है।
अनुच्छेद 370 का जो मामला है उस बेंच के ये सदस्य रहे। ऐसे कई मामलों में ये रहे हैं और एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में कि वो मामलों को पढ़कर आते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों परसों मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो मैंने कहा कि बड़े वकीलों को देखकर जज अक्सर स्वीकार कर लेते हैं मामलों को, क्या आप भी ऐसा करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी वकील। आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं निपुण सहगल। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ले ली है। दिन की बड़ी खबर का जो पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। पेशावर में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर यह हमला हुआ है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी। ये बड़ा अपडेट मिल रहा है, मुठभेड़ अभी भी चल रही है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। इस हमले में 3 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की भी शुरुआती खबर सामने आ चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहला वीडियो देखिए। इसमें वो धमाका किस तरीके से हुआ, क्योंकि फिदायीन हमला पहले हुआ है। फिर वो दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं, यहां पर वो जवाबी कार्रवाई कैसे की जा रही है, घात लगाकर जो आतंकवादियों ने यहां फ्रंटियर कोर के मुख्यालय पर हमला बोला। तीसरे वीडियो में आप अफरा तफरी देख रहे हैं, कैसे हर तरफ लोग हैरान परेशान घूम रहे हैं क्योंकि धमाकों की आवाज, गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। चौथे वीडियो में आप देख रहे हैं सुरक्षाकर्मी और मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभालते हुए, और साथ ही 5वां वीडियो जो घायल हैं उनको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त पेशावर की, और पेशावर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहीं पर फ्रंटियर कोर का वो मुख्यालय है। इसी मुख्यालय के नजदीक आत्मघाती हमला, फिदायीन हमला। एक हमला होता है बिल्कुल इस फ्रंटियर कोर के मुख्यालय के गेट के नजदीक, और फिर दूसरा हमला भी फिदायीन हमला ही वो यहां पर अंजाम दिया जाता है। और इसके बाद जब सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचकर हालात काबू करने की कोशिश करते हैं तो पहले से ही वहां पर मौजूद आतंकवादी जो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे में फिर यहां इनकाउंटर शुरू होता है। लेकिन अभी इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, कि काफी हद तक यहां जो आतंकवादी मौजूद थे और जिनके साथ इनकाउंटर चल रहा था वो शायद अब समाप्ति की ओर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा नीरज से ही जानते हैं क्या अपडेट मिल रहा है। नीरज, देखिए रुमाना, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये फिदायीन अटैक था जो कि पेशावर में फ्रंटियर कोर का ये मुख्यालय, फ्रंटियर कोर यानी कि उनकी पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान की, जो कि खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान से सटे हुए जो सीमा है अफगानिस्तान और ईरान की, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके हाथ पे है, और साथ ही इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी है। उसी के ऊपर ये फिदायीन अटैक हुआ है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो टेररिस्ट ने जब फिदायीन अटैक होने के बाद, बम ब्लास्ट होने के बाद घुसने की कोशिश की और फिदायीन अटैक, और ये माना जा रहा है कि 2 फिदायीन अटैक का अभी तक की ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि 2 फिदायीन अटैक एक साथ हुए थे, यानी कि 2 आत्मघाती हमलावर एक साथ उन्होंने घुसने की कोशिश की थी। उसमें वो दोनों तो मारे गए हैं, इसके अलावा भी जो आतंकी थे उनके साथ में उन्होंने घुसने की कोशिश की, और वहीं पर ये जो है मुठभेड़ हुई है। जो अभी तक की जो आधिकारिक जानकारी है उसके मुताबिक अभी अंडर अटैक है, यानी कि पेशावर में फ्रंटियर कोर अटैक, अभी अटैक चल ही रहा है। इसका कितने टेररिस्ट अंदर घुसे हैं इसके बारे में अभी भी जो जानकारी है पाकिस्तान की जो पुलिस है या फ्रंटियर कोर की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन ये बड़ा अटैक एक बार फिर से पाकिस्तान में हुआ है, जो इस बार नीरज अभी जो जानकारियां सामने में हुआ है। जी अभी जो जानकारियां आ रही हैं, देखिए मैं भी लगातार जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर से जो अपडेट्स मिल रहे हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के काम कर रही हूं। अभी यहां पर जो मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ रही है, ये तहरीके तालिबान जिसने जिम्मेदारी ली है इस हमले की, उससे जुड़े ये फिदायीन हमलावर। तो ये फिदायीन हमलावर बाकायदा ये घात लगाकर, ऐसा लग रहा है कि आतंकवादियों का ये एक जत्था है जो यहां पेशावर में फ्रंटियर कोर के मुख्यालय तक पहुंच चुका है। क्योंकि पहले एक फिदायीन हमला होता है और वो बिल्कुल जो मेन गेट है आप कह सकते हैं इस हेडक्वार्टर का, उसके नजदीक होता है। मतलब कुल मिलाकर एक रास्ता क्लियर किया जाता है आतंकवादी की तरफ से खुद को उड़ाकर। उसके बाद फिर दूसरा फिदायीन हमलावर बताया जा रहा है कि वो भीतर जाता है और वो एक और फिदायीन हमले को अंदर जाकर अंजाम दे देता है। मतलब अब 2 फिदायीन अपने आप को उड़ा चुके हैं फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर में अंदर की तरफ जाते जाते, और एक तरीके से उन्होंने रास्ता बना दिया है अपने पीछे आने वाले साथियों के लिए, जिनके साथ इस वक्त अंदर की सिचुएशन क्या है, अंदर अभी भी क्या मुठभेड़ चल रही है, अपडेट्स क्या मिल रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें क्या चलकर सामने आ रही हैं। नीरज,
देखिए रोमाना, अभी तक जो हम देखते थे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर हमला होता था, उनके काफिले पर हमला होता था, ट्रेन पर होता था, उनकी गाड़ियों पर होता था, लेकिन अब आग जो है सीधे जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्स है, फ्रंटियर कोर, उनके दरवाजे पर पहुंच गई है। इसीलिए हमने देखा कि जो मेन गेट है वहां पर एक फिदाइन अटैक हुआ, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2 फिदाइन अटैक की ये खबर सामने आ रही कि 2 हमलावर थे, आत्मघाती हमलावर थे, जिन्होंने अपने आप को उड़ा लिया है। वो इसीलिए कि ताकि अफरा तफरी मच जाए और आतंकी जो है, यानी कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं, पाकिस्तान उनको आतंकी बताता है, वो अंदर घुसने की कोशिश कर चुके हैं या कर चुके हैं। इसीलिए हमने फायरिंग की आवाज़ भी वहाँ पर सुनी है, जो कि जो जानकारी वहाँ से मिल रही है। तो अभी तक पाकिस्तान की तरफ से आधिकारिक बयान ना तो पुलिस की तरफ से दिया गया है, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से दिया गया है, ना फ्रंटियर कोर की तरफ से दिया गया है कि आखिरकार अभी स्टेटस क्या है। लेकिन उनका ये कहना है कि पेशावर में फ्रंटियर कोर का जो हेडक्वार्टर है वो अंडर अटैक, यानी कि उस पर हमला हुआ है और उसको निष्क्रिय करने के लिए कोशिशें जारी हैं। लेकिन एक बार फिर से ये दिखाता है कि कितनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान में अब जो है आतंकी, जो उन्होंने खुद पाले पोसे थे, वो उनको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम तो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं ना कि जब आप अपने आंगन में सांप पालोगे, और आप अपने आंगन में सांप ये सोचकर पालोगे कि आप जिनको चाहोगे वो उन्हीं को डसेंगे, ऐसा नहीं होता है। सांप की फितरत होती है, उसके सामने जो आता है, उसकी जद में जो आता है, वो उसको डसता ही डसता है। और इस वक्त पाकिस्तान भी उसी समस्या से जूझता हुआ यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि अभी तक औपचारिक तौर पर कोई बयान पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की किसी जो सुरक्षा एजेंसी है उसकी ओर से सामने नहीं आया है। लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वो सामने आया। नीरज, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, इसको लेकर क्या जानकारी है नीरज? देखिए रोमाना, मानकर चले जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में जो हमले होते हैं सुरक्षा बलों पर या पाकिस्तान की जो आर्मी है, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का ही हाथ होता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ये जो आतंकी हमला है, क्योंकि बलूचिस्तान में जो बलूच लिबरेशन आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा में ये टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, इन दोनों ने मुख्य मोर्चा संभाला हुआ है पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के खिलाफ, चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो या उनके फ्रंटियर कोर हो, उन सब के खिलाफ। और ये भी ऐसे ही माना जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में किस तरह से जो टेंशन जो चल रही है, उनके बीच में तनाव चल रहा है, पिछले 5-6 महीने से चल रहा है। जंग भी, लड़ाई भी हुई थी, एक छोटी सी नीरज आप रहिए मेरे साथ, नीरज आप रहिए मेरे साथ और कोशिश कीजिए कि कुछ और जानकारियां आप जुटा पाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम की पैड़ी पर सरयू के किनारे इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सनातन संवाद का ये कार्यक्रम है और इस वक्त जो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, जरा सोचिए, उनके नाम में देवकी भी हैं, नंदन भी हैं और ठाकुर भी हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी का जोरदार तालियों से अभिनंदन है। मथुरा वृंदावन की गलियों से आप प्रभु श्री राम के इस पावन पर्व के खास मौके पर यहां पर आ चुके हैं। सबसे पहले मन में वो कौन सा भाव आ रहा है जब धर्म की ध्वजा लहराने वाली है और यहां से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में सनातन को लेकर एक अलग संदेश जाने वाला है? सर्वप्रथम तो अयोध्या धाम से सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग भी बोल सकते हैं जय श्री राम। और मानस की ये चौपाई, जब जब होए धर्म के आने, बाढ़ई असुर अधव अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और जब जब धर्म को हानि पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, तब तब भगवान अनेक अनेक रूप धारण करके आते हैं। कभी राम बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी वामन बन के, कभी कृष्ण बन के, और फिर चाहे अपने अंश में मोदी बन के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग सब मोदी जी में ईश्वर का अंश है, आप में भी है, मुझ में भी है।
लेकिन वो विशेष ईश्वर का अंश है जो भगवान के कार्य को आगे बढ़ाता है, धर्म की रक्षा के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता है। वो नहीं जो कुर्सी पाने के लिए कुछ भी गाता है, कुछ भी सुनता है, कुछ भी बोलता है और कहने के लिए अपने आप को सेकुलर साबित करता है। उसमें ईश्वर का अंश है, लेकिन वो उतना नहीं जितना होना चाहिए। और ईश्वर का अंश वो है जो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है और जो भगवान ने किया वही कार्य करता है और धर्म को आगे बढ़ाता है, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करता है और राम मंदिर बनवाने में प्रयास करता है। और राम मंदिर बन जाए तो ध्वजा फहराने के लिए दिल्ली छोड़कर अयोध्या आता है। वो ईश्वर का विशेष अंश है। पूरे तेवर में है आज देवकी नंदन ठाकुर जी। अभी नहीं होंगे, पूरा ही तेवर है। अभी नहीं होंगे तो कब होंगे? इट्स माई टाइम। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी भक्तगण मौजूद हैं सबके अंदर जोश भर के अयोध्या से लोगों को कहीं और ले जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं आप? आप घबरा क्यों रही हैं? आप छुपते छिपाते क्यों पूछती हैं? डायरेक्ट पूछिए ना। आप तो बिंदास पत्रकार हैं, काहे डरती हैं? पूछिए, मथुरा जाने का प्रोग्राम है क्या? यस, हाँ हाँ, हम मथुरा जाएंगे और आपको बताएंगे। और 25 को आज यहां झंडा फहरा रहे हैं। डोंट वेरी, बहुत जल्दी मथुरा में भी झंडा फहराएंगे, बहुत जल्दी फहराएंगे। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? देखिए, जब अयोध्या के लिए कार सेवा हुई थी ना, तो पूरे भारत से लोग बढ़कर आए थे अयोध्या। कई भक्तों ने, राम भक्तों ने गोलियां खाई हैं सीने पर। और ऐसे ही नहीं बन गया ये राम मंदिर, गोलियां खा खा कर इसी अयोध्या में जिंदों को मुर्दा बनाकर बहा दिया गया था। ये वो सरयू है, उस समय का प्रत्यक्षदर्शी है। आज यही सरयू दर्शन कर रही है भगवान श्री राम लला का इस भव्य दिव्य मंदिर में, और आप सब सनातन का प्रचार कर रहे हैं और यही सरयू दर्शन कर रही है आज ध्वजारोहण का। और यही सरयू बहुत जल्दी दर्शन करेगी। ऐसी ही ध्वजारोहण एक बार मथुरा में होगी और वहां भगवान का भव्य दिव्य ऐसा ही सुंदर मंदिर बनेगा और सनातनी अपने नेत्रों से देख सकेंगे। इट्स माय ड्रीम। जब आप गरज बरस कर इस तरह की बातें करते हैं तो सवाल नहीं पूछा जाएगा कि समाज का माहौल तो देवकी नंदन ठाकुर जी खराब नहीं करना चाहते हैं? जब सब कुछ शांति से चल रहा है, अब 1991-92 के दौर से देश आगे बढ़ चुका है, हम 2025 में इस समय बैठे हुए हैं, तो फिर अब आप इसी समय मथुरा का राग छेड़ रहे हैं। ये राग नहीं है, ये राग नहीं है, ये हमारा मथुरा के लिए अनुराग है। और मथुरा के लिए जो अनुराग है उसे हम छोड़ नहीं सकते। आपको याद होगा चित्रा जी, 12-13 की बात बता रहा हूं मैं आपको। उस समय मैंने एक बात कही थी, 3 जगह पे सनातनियों के प्राण बसते हैं, अयोध्या, काशी, मथुरा। अयोध्या और अब इतने धीरे बोलोगे तो कौन सुनेगा तुम्हारी रे? काशी, मथुरा, अयोध्या तो हो गया। तो 3 जगह प्राण बसते, हमने कहा था 3 जगह हमको दे दो। हाँ। निभाओ भाईचारा, निभाओ भाईचारा। और वो सब जानते हैं जिनकी आप इस समय आप वो कर रही हैं ना वकालत। हाँ। आप जो वकालत जिनकी कर रही हैं, जिनके तो देश की वकालत अरे करते हैं। नहीं, आप स्पेशली उनकी वकालत कर रही हैं। देश की वकालत आप करते हैं अयोध्या हम। में बैठ के उनकी वकालत कर रही हैं। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, हमको एक बात क्लियरली बताइए, सच्ची बताइए। ये जितने भी दाढ़ी वाले और जितने भी टोपी वाले हैं, ये अपनी कुरान पे हाथ रख के ईमानदारी से बताएं कि मथुरा में उनका कौन सा ऐसा पूजनीय देवता आया था जिसके लिए उनको मथुरा में मस्जिद बनाना जरूरी है। उनका कौन सा काशी में ऐसा व्यक्ति आया था जिनके लिए काशी में मस्जिद बनाना जरूरी है। और क्या वो नहीं जानते कि काशी में मेरा भोला रहता है? और वो नहीं जानते कि मथुरा में मेरा कृष्ण आया था? ये नहीं जानते। अगर जानते हैं तो निभाओ भाईचारा। अरे वर्शिप एक्ट भी है ना, इसी देश ने बनाया है। ये वर्शिप एक्ट किसने बनाया है? हाँ। तब कहां चली गई थी सेकुलरता? कौन से चूल्हे में गई थी सेकुलरता? कौन से चूल्हे में आग दी गई थी उस समय सेकुलरता? तब 100 करोड़ हिंदुओं की भावना नहीं दिख रही थी? तब 100 करोड़ हिंदुओं का भगवान कृष्ण नहीं दिख रहा था?
तब काशी में विश्वनाथ नहीं दिख रहा था। हम बोलेंगे तो फिर बोलोगे कि बोलता है। सेकुलरता का मतलब ये मैं कह रहा हूं, भाईचारा, सेकुलरता, संविधान मुझे राइट देता है मेरी पूजा का, हाँ। संविधान मुझे राइट देता है भगवान की सेवा का, और भगवान ये मुझे संविधान ही राइट देता है कि कोई मेरे भगवान का अपमान न करे। और आज भी कृष्ण जन्मभूमि के जो छवि थी केशव देव जी की, वो आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे गाड़ी गई हैं, और आज भी नमाज पढ़ने वाले लोग उन पे पैर रख के आगे जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये मेरी भावना का सम्मान हो रहा है, ये संविधान का अपमान नहीं है। अब कहां चले गए वो सेकुलर लोग? वो क्यों नहीं कहते कि अगर ऐसा है तो सच सामने लाओ? अब आप एक अलग ही कहानी लेकर आ गए। आप कह रहे हैं आगरा में सीढ़ी के नीचे गाड़ी गई है, कहां प्रमाण लोग पूछेंगे ना। आप जब कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं तो वहां पर प्रमाण देना पड़ेगा आपको। बिना प्रमाण के कोर्ट स्वीकार कर लेगा क्या? अगर प्रमाण नहीं देंगे तो कोर्ट उसे स्वीकार करेगा ही नहीं। पहली बात तो प्रमाण तो हमने नहीं, उन्होंने ही दे दिया है। माजरे आलमगिरी आप भी पढ़ लीजिए चित्रा जी, ये हमने नहीं लिखी है, ये उन्हीं लोगों ने लिखी है जिनकी वकालत आप यहां कर रही हैं अभी। उन्होंने ही लिखी है माजरे आलमगिरी, और उसमें पूरे चैप्टर लिखे हुए हैं बाकायदा। कब मंदिर तोड़ा गया, किसको मंदिर तोड़ने भेजा गया, और किसने वो मूर्तियां उठाई, और क्यों आगरा की जामा मस्जिद में गाड़ी गई, और जिन्होंने मंदिर तोड़ा उनको कितना इनाम दिया गया, सारी स्टोरी है। प्रॉब्लम तो यह है आज़ादी के बाद में चैप्टर ही बदल दिए गए। हमारे देश में अकबर द ग्रेट हो गया, और भूल गए उन लोगों को जिन्होंने कुर्बानियां देकर उस समय भी धर्म की रक्षा की थी, और आज भी धर्म की रक्षा की है। और आज भी लोग लगे हुए हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, और उन सच्चे सनातनियों की वजह से आज ये दिन आया है कि हम अयोध्या में झंडा फहरा रहे हैं, और बहुत जल्दी मथुरा में भी झंडा फहराया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने में 500 सालों का लंबा संघर्ष रहा ना। यहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ जब सरयू नदी के पानी में हम सब ने देखा राम भक्त को अलग अलग रूप में। एक बार 1853 की भी बात है, उसके बाद जब हम 6 दिसंबर 1992, मतलब अलग अलग समय का अनेक ऐसे घटनाक्रम आते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि अब कृष्ण में बहुत जल्दी जो ख्वाब आप बुनकर बैठे हुए हैं वो पूर्ण हो जाएगा? हम तो ये कह रहे हैं आप भी ये ख्वाब बुन लो, और आप भी अपने एबीपी चैनल से कह दो कि बहुत जल्दी मथुरा में तैयारी करे, और ये झंडारोहण भी आप देखेंगे बहुत जल्दी, और मंदिर भव्य बनते हुए भी देखेंगे। माहौल नहीं खराब होगा इससे? बिल्कुल, हम क्यों करेंगे माहौल खराब? हम लोग माहौल खराब करने में फेमस नहीं है। हम लोग माहौल सेट करने में फेमस है। माहौल सेट करते हम लोग माहौल खराब हमने कभी किया ही नहीं। हमारे पूर्वजों ने नहीं किया माहौल खराब, हम कहां से करें? हम तो सेट करते हैं। माहौल सेट कैसे होता है? वेट एंड वॉच, सेट कर देंगे, माहौल सेट करेंगे, और शांति के पथ पे जाके जहां से हमने कोर्ट में गए कि नहीं गए? हाँ। हम लोग कोर्ट में गए। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कोर्ट इस सुनवाई को, मथुरा कृष्ण भूमि की सुनवाई को डे बाई डे करे, और दूध का दूध पानी का पानी करे। भाई न्याय, कोर्ट से तो न्याय मांगेंगे, क्या माहौल खराब होगा चित्रा जी? राम मंदिर भी छीना थोड़ी हम लोगों ने, राम मंदिर भी हमें कोर्ट ने दिया है, और जब कोर्ट ने हमको राम मंदिर दिया है तब हमें राम मंदिर मिला है। कोर्ट से राम मंदिर मिला है, और ध्वजारोहण का सुंदर अवसर मिला है। हाँ। कोर्ट से मिला है, हमने छीना थोड़ी है। और हमारी न्यायपालिका में सच्ची निष्ठा है, और आप विश्वास मानिए हमें ऐसा भाव है, वो दिन दूर नहीं कि न्यायपालिका से हमें ये फल मिलेगा। देर से ही सही, 500 साल प्रतीक्षा की, लेकिन फल कितना मीठा है। हम सरयू के तट पे हम और आप बैठे हैं, और यहाँ सरयू का जल बह रहा है, पीछे भगवान श्री राम मंदिर का दर्शन भी हो रहा है, और ध्वजारोहण हो रहा है। इससे अच्छा फल होगा कभी? तो ये देर से ही सही फल मीठा मिला है। हाँ, कुछ लोग चाहेंगे कि ये फल थोड़ा और विलंब से मिले, लेकिन हमें भगवान पे विश्वास है, ये फल बहुत जल्दी मिलेगा, मीठा मिलेगा, और हम सब के लिए अच्छा होगा, लाभदायक होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वृंदावन और मथुरा से चलते समय आपने पूरी तैयारी कर रखी थी कि अयोध्या में एकदम दाखिल होते ही पूरा माहौल बना देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं गलत कह रहा हूं? ये जनता है, और ये ना आपने बुलाई है और ना मैंने बुलाई है। सच मानिए देवकी नंदन ने बुलाई है।
और वो देवकी नंदन को चाहता है, नॉट ये देवकी नंदन, वो देवकी नंदन जो ब्रज में बंसी बजाता है, लेकिन जब जरूरत पड़े महाभारत में सुदर्शन चक्र भी उठाने से हिचकता नहीं है। अगर उसके भक्तों पर संकट आ जाए तो वही देवकी नंदन सनातनियों को यहां पर इकट्ठा कर रहा है। राम की अवध में श्याम के दीवानों की कोई कमी नहीं है। ये श्याम के दीवाने निश्चित तौर पर मथुरा का मंदिर लेके ही मानेंगे। अभी वहां पर जो भक्त जाते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, क्या उतने भर से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? आपका घर कहाँ है? गोरखपुर में। आपके घर को लेकर और मैं आपका घर गोरखपुर के गांव में बना दूं और कहूं आपको घर तो दे दिया, हल्ला क्यों मचा रही हो? जन्मभूमि बदल जाएगी क्या? बदल जाएगी आपकी जन्मभूमि? नहीं बदलेगी। घर तो वही रहेगा ना जन्मभूमि वाला। तो आपको हमारे शास्त्रों में क्या कहते हैं? जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि, स्वर्ग से भी वैकुंठ से भी ज्यादा सम्मानीय हमारे लिए। और मथुरा में ही कृष्ण का जन्म हुआ, उसी स्थान में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। क्या हम पुराण बदल दें, वेद बदल दें और कह दें कि भैया नहीं मान लो कृष्ण जी को जन्म स्थान? हम बदल देंगे क्या? ये कोई मानेगा तैयार? ये कोई एआई थोड़ी है, एआई थोड़ी है जो नकली चित्रा त्रिपाठी खड़ी कर दी या नकली देवकी नंदन ठाकुर जी कर दिया। एआई नहीं है माय डियर, ये सत्य का मामला है और सत्य कभी बदला नहीं जाता। और सत्य यही है कि उन विधर्मियों ने जो बाहरी आक्रांत आए थे, उन्होंने सनातन की सिर्फ मंदिर नहीं तोड़े, हमारी भावना, हमारी पूजा पद्धति को तोड़ने का काम उन्होंने किया था। अब समय है, यही समय है, सही समय है और सही समय पे सही काम करना ही बुद्धिमता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी राम जी के मंदिर के साथ बनना चाहिए। अब कुछ बातों से मैं सहमत हो सकती हूँ, लेकिन आपकी कुछ बातें ऐसा लग रहा है आग लगाने का काम करेंगी। तुम जन्म स्थान बदल लो अपना, हम मान जाएंगे। चलो हम भी आपकी बात मान जाएंगे, बदलो। ये कोई भी अपना जन्म स्थान बदल ले, हम आज के बाद मथुरा की बात ही नहीं करेंगे। और जिनको मिर्ची लगती है ना, मिर्ची, जिनको मथुरा के नाम पे मिर्ची लगती है, वो अपना जन्म स्थान बदल के दिखा दे, हम उनकी मान लेंगे। इतनी नफरत क्यों है उस समुदाय से आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं, आई लव देम, मैं तो उनसे मोहब्बत करता हूं। किसने कहा आपसे मैं उनसे नफरत करता हूं? तब से आग के गोले उनके लिए आप दागे जा रहे हैं, कह रहे हैं मोहब्बत करता हूं। अरे वहां तो डॉक्टर भी बम दाग रहे हैं। पहले लोग कहते थे अनपढ़ हैं, इसलिए लोग इस काम में चले जाते हैं। अब तो पढ़े लिखे डॉक्टर ही बम बना रहे हैं। अब क्या करोगे? सियावर रामचंद्र की जय, करवा ले उन पे डॉक्टरी, करवाओ। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना। कौन सो ब्रेन वॉश कर रो है? हमारे जोरे लाओ न भाई, हमारो ब्रेन वॉश करवा के दिखवाओ। ये कितना हम मान जाए वाह और वाह के आई सब में हमारा ब्रेन वॉश करवा के दिखाओ। एक बार तो ब्रेन वॉश हमारा करके दिखा देना, एक बार आ जाए कोई। अच्छा सुनो, ये भी मध्यस्थता करो आप। एक व्यक्ति भेजो जो उनमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश करने में जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो। अरे मैं कह रहा हूं जो भी वहां को बाप हो उसको बुलाओ और कहो कि देवकी नंदन के संग रहे और इसे बम फेंकने वाला बना। एक साल में बना दिया उसने मुझे बम फेंकने वाला, तो उसकी विजय। और नहीं बना पाया तो घर वापसी कर ले वो। माय डियर, सच यह है, हमारे ब्रज में कहावत है, बिटौरा में ते कंडाई निकरेंगे, बिटौरा में ते कंडाई निकरेंगे। अगर बिटौरा जानती हैं आप? नहीं, मैं बताऊं। बिटौरा उसको कहते हैं जहां उपले रखे जाते ना इकट्ठे करके, जहां इकट्ठे करके ऊपर से थाप देते, ऊपर छप्पर रख देते, तो उसको कहते हैं बिटौरा। अब उसमें से ये निकालने जाओ कि मुझे एबीबी का ये माइक निकाल के लाना है बिटौरा में से, कि इस बिटौरा में से मैं एबीबी का ये माइक लाऊंगा, निकाल के निकलेगा? कंडा ही निकले वो, कंडा। तो जहां कंडा ही रखा हुआ है वहां से कंडा ही निकलेगा ना। इसीलिए कह रहा हूं ब्रेन वॉश नहीं करना पड़ता, कंडा ही है, कंडा ही निकलेंगे, कोई नहीं है। हाँ, कोई ब्रेन वॉश। आज एक बात बताओ, अनपढ़ भी बम फोड़ रहा है, पढ़ा लिखा भी बम फोड़ रहा है और दो सम पे मर रहा है।
न पद चाहता हूं न प्रतिष्ठान चाहता हूं, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं, सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूं। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए, मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।